अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अभी थोड़ी देर पहले ही वफाकी हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नहरों का मंसूबा रोकने का पैगाम दिया है। बिलावल कह रहे हैं कि सिंध में नून लीग और तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद किया और उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसके बाद भी शिकस्त खाई। सुनिए जरा बिलावल ने क्या कहा। वो शख्स जो आपसे पहले तख्त नशीं था वो भी अपना खुदा होने पे उतना ही यकीन रखता था। भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत अपना मुतनाज़ा नया कनाल्स का मंसूबा को रोके, हमारे एतराजात को माने, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। 6 मुजव्वज़ा कैनाल्स हैं जिनके खिलाफ वकला बरादरी भी मैदान में है। वकला ने सखर के करीब कौमी शाहरा पर धरना दिया है। धरने के बाईस सिंध और पंजाब का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा की तश्कील और नई नहरों के लिए तामीर के लिए दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के मामले पर समाअत करते हुए कहा है कि सिंध और वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि कैनाल्स के मामले पर कौमी इत्तेहाद को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए और इसके अलावा सियासत में क्या हो रहा है इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। तारिक फजल वफाकी वज़ीर हैं, बराए पार्लिमानी उमूर स्टूडियो में ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर, सबसे पहले मुझे ज़रा बिलावल साहब के हवाले से ही हम बात कर लेते हैं। जलसे में उन्होंने जो बातें की वो कहते हैं वजारतों को लात मारते हैं, आपको हमारे मुतालबे को मानना पड़ेगा। यानी वो नहरों के मामले पर ये बात कर रहे हैं। पहले वज़ीर आला सिंध भी कह चुके हैं कि हम एक लम्हा एक मिनट नहीं लगाएंगे। आज बिलावल साहब भी आपको बाकायदा धमकी लगा रहे हैं, तो आप लोग क्या संजीदा नहीं ले रहे हैं उनकी बात को? जी बहुत शुक्रिया किरण, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो बात वो कर रहे हैं, जलसे में कर रहे हैं या वज़ीर आला सिंध जो हैं वो मीडिया पे कर रहे हैं, जो इत्तेहादी होते हैं उनकी ये गुफ्तगू जलसे पे और मीडिया में एक दूसरे को पैगामात नहीं दिए जाते, ना दिए जाने चाहिए। वो हमारे बहुत काबिल एहतराम इत्तेहादी हैं और हमारे साथ वो न सिर्फ इत्तेहाद में हैं बल्कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होल्ड करती है इस वक्त। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वो ज़रदारी साहब का, बिलावल साहब का बेइंतहा एहतराम करते हैं। इनकी सारी लीडरशिप का बहुत एहतराम और कदर है और हम इसका भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि वो हमारे साथ इत्तेहाद में हैं, कैबिनेट में नहीं हैं। और उसका मकसद ये है कि मुल्क जिन क्राइसिस में घिरा हुआ है उससे मुल्क को हम निकालें। मतलब सारे हमारे इत्तेहादियों का मिल के कोशिश है और अल्लाह का शुक्र है, आपने देखा है कि इस वक्त 1 साल की मेहनत के बाद मुल्क जो है वो अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। आप ये कहें कि उड़ान भर चुका है, जो कि उस दिन भी हमने ओवरसीज समिट में बातें की, सारी पूरी कौम ने सुनी और बड़ी हौसला अफजा थी। तो ये वो मिशन है जिसके तहत हम इकट्ठे हैं। अब ये जो बात आपने की ना धमकी, और ये मैं धमकी वगैरह तो नहीं समझता, लेकिन ये फोरम नहीं है, ये मैं जरूर कहूँगा। वो कह रहे आप लोग हमारी सुन नहीं रहे ना, इस वजह से फिर जलसों में करनी पड़ेगी ये बातें। नहीं सर, क्यों नहीं रहे? ये बात भी मैं समझता हूँ कि मैं इसको समझने से भी कासिर हूँ और मानूंगा तो बिल्कुल भी नहीं कि उनकी एक कॉल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी तमाम वज़रा वो सारे रिस्पॉन्ड करते हैं। और इस इशू के हवाले से मैं ये कहूँगा कि देखें, ये जो मसले होते हैं ना ये कौमी सतह के होते हैं। ये ना कोई मुस्लिम लीग नून का इशू है, ना कोई गवर्नमेंट का इशू है। और इन मसाइल के हल के लिए आपके पास प्रॉपर फोरम मौजूद है। जब इरसा का आपने जिक्र किया, देखें 1990 से इस तरह के तमाम मुआहदे सूबों के दरमियान मौजूद हैं कि जिसमें ये तकसीम होती है जी। तो ये मामला भी बातचीत के जरिए हमारा मौक़िफ़ इसमें ये है, जो ऑलरेडी मुआहदे मौजूद हैं उनके तहत मिल बैठ के प्रॉपर फोरम के ऊपर तय किया जाए। वो CCI हो, वो आपका दीगर कोई फोरम हो, कैबिनेट है, असेंबली में आप मौजूद हैं, हमारी हर जगह के ऊपर उनसे जो है वो डायलॉग्स हैं, बातचीत है। और उस फोरम के ऊपर इंशाल्लाह हम इसको उनके एतराज़ात को दूर करेंगे। इसको स्क्रैप करना पड़ा स्क्रैप हो जाएगा, अगर इसमें से कुछ बेहतरी निकलनी हुई तो बेहतरी निकल आएगी, अगर इसको मॉडिफाई करना पड़ा तो मॉडिफाई कर लेंगे। ये तो है हमारा मौक़िफ़। लेकिन इसके साथ साथ इससे लिंक्ड मैं आपको एक और बात भी अर्ज कर दूं। देखिए, पाकिस्तान में बदकिस्मती से कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि वो सियासत की नज़र हो गई हैं, जिनमें से एक जो है वो कालाबाग डैम है। मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम में कालाबाग डैम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए उस पे हवाले से अपना कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं आपको जरूर कहूंगा कि बहुत सारी पार्टियां कालाबाग के हवाले से बगैर उसके टेक्निकल इशूज पर बात करने के पॉलिटिकल स्टैंड उन्होंने लिया, कालाबाग को अपनी सियासत का महवर बनाया, खासतौर पे KP की पार्टियां और ANP वगैरह आप जानते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, अगर शायद वो बन जाता शायद बेहतरी होती या ना होती, लेकिन
हमारी डिबेट जो है ना वो इशू बेस्ड होनी चाहिए, टेक्निकल होनी चाहिए, सियासी मफादात पे नहीं होनी चाहिए। मफादात पे नहीं होनी चाहिए। दैट इज द पॉइंट। सर, जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं ना, आप लोगों का जो रवैया है वो काफी काम है, लेकिन बिलावल साहब का रवैया और उनकी पार्टी का रवैया स्पेशली नहरों के मामले पर, और मुझे याद है पिछले साल भी जब बजट आ रहा था, जब पीडीएम की हुकूमत थी, उस वक्त भी यही वाला इनका तर्ज तखातुब हो चुका था। अब ये है कि वो जो बात कर रहे हैं आज तो बड़ा सख्त लहजा था, कहते हैं शेर पंजाब जो है वो किसानों का खून चूस रहे हैं। यानी ये मामला इतना सादा आसान लग नहीं रहा, ये तो किसी और तरफ जा रहा है, किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। फिर उन्होंने आपको दे दिए दो ऑप्शंस। एक तरफ वो कह रहे हैं कि या तो नहरों के मामले पर जो उनका मुतालबा है यानी इसे वापस लें, इस मंसूबे को ही खत्म करें, या फिर वो जो हिमायत है आने वाले वक्तों में भी आपको बजट में भी जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा भी वो कह रहे हैं या तो ये वापस ले लेंगे। अब दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई रास्ता छोड़ा नहीं है उन्होंने आपके पास, फिर आप किस तरफ जाएंगे? इंशाल्लाह मैं बहुत इस पे पुरुमीद हूँ, और बल्कि आप ये कहें कि मैं इस पे आई एम प्रीटी मच श्योर, पुरुमीद नहीं हूँ बल्कि मुझे यकीन है कि ये मामला इंशाल्लाह बैठ के खुश असलूबी के साथ बातचीत के ज़रिए हम इसको अपनी मंतकी अंजाम तक पहुँचा देंगे कि हमारा ये इत्तेहाद चलेगा, गवर्नमेंट चलेगी इंशाल्लाह, और जो हमारे टारगेट हैं पाकिस्तान के इशूज़ हल करने, मसाइल हल करने, उसकी तरफ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। सही, एक और बात कर रहे थे सर, उमरकोट का कल इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई, उसके लिए कह रहे थे कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर इत्तेहाद बनाया गया पीपल्स PMLN का और PTI का, तो अगर ये बना है वहां पर तो ये मियां साहब की मंजूरी से ही बना होगा फिर से? देखिए सूबाई मामलात में मैं शायद कोई तफसीली बात ना कर सकूं, ज़रा ये हमारी वहाँ की जो हमारी मुस्लिम लीग नून सिंध है उनका कोई फैसला होगा, ना होता तो शायद बेहतर होता। लेकिन एक बात तो तय है, देखें ये जो इत्तेहाद बना है हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, इससे पहले जो इलेक्शन हुए हैं 2024 में, क्या हमने एक दूसरे के मुकाबले में नहीं लड़े? जी। हमारा ये इत्तेहाद, और इससे पहले पीडीएम में भी हम इकट्ठे रहे हैं कुछ अर्सा, वो भी हमारा कोई इलेक्शन अलायंस तो नहीं था। पीडीएम के दौरान भी हम कहते थे कि हमारा ये अलायंस जो है ये डेमोक्रेसी के लिए है, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए है, ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। आज भी जो इत्तेहादी हमारे साथ बैठे हैं, हमने कभी ये ऐलान नहीं किया कि हम जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद में है या आंदा सारे इलेक्शन मिलकर इकट्ठे लड़ेंगे। लिहाजा एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना जो है, मेरा ख्याल है कि हम अलग अलग सियासी जमातें हैं, अलग अलग मंजूरी से ही ऑब्वियसली, मतलब ये सूबाई मामलात भी मुझे इल्म नहीं है कि इसमें मियां साहब के, वैसे मुझे याद है सर 2024 के इलेक्शंस में या उससे पहले भी जमीयत उलमा इस्लाम F और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने भी मिलकर सिंध में इसी तरह से इलेक्शंस लड़े, जिस पर बड़े सवालात उठ गए थे कि एक तरफ आप ऑपोजिशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर ये बताइए, क्या मौजूदा जो सेटअप है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी किस्म की तब्दीली कराने की पोजीशन में है? क्योंकि वजीर दिफा तो बड़ा खुलकर कह चुके हैं ना कि ये जो निज़ाम चल रहा है ये हाइब्रिड निज़ाम है इस वक्त मौजूदा। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सूबे में काम कर रहे हैं, मरकज़ में वो हमारे साथ हैं, और इस वक्त मैं नहीं समझता कि मुल्क जो है वो मुतामिल हो सकता है किसी सियासी बहरान का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी लीडरशिप जो है इंतहाई मंजे हुए सियासतदान है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई नया एडवेंचर, या वो पंजाबी में कहते हैं कि नया कट्टा खोलेंगे, मेरा नहीं ख्याल। पीपल्स पार्टी चाहे भी तो नहीं कर सकती, या आप समझते हैं वो खोलेंगे ही नहीं? मेरा ख्याल है वो खोलेंगे ही नहीं, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इससे आगे जाना नहीं चाहिए, ठीक। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े दिनों से, ईद के बाद से उनका एहतजाज होना था, लेकिन हुआ ये कि बातें चलना शुरू हो गई इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के वो ख्वाहिशमंद हैं, या कुछ लोगों ने तो ये भी दावे कर दिए, कुछ मुलाकातें भी हुई, कुछ बड़े ओहदेदारान से मुलाकातें हुई इस हवाले से, तो कुछ हो रहा है, बातचीत चल रही है। बात ये है कि हम तो मुज़ाकरात के और बातचीत के बिल्कुल हक में हैं, चूंकि सियासत का दूसरा नाम जो है वो मुज़ाकरात होता है, सियासत का दूसरा नाम बातचीत होता है, एक दूसरे को एंगेज करना होता है। सियासत में जो एक दुश्मनी का माहौल है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैदा किया है कि वो पॉलिटिकल जो एक दूसरे का अपोनेंट है, लगता है ऐसा ही है कि खुदा न खास्ता वो एक दूसरे के जाती दुश्मन है। देखें ना, अब MNAs बैठे हैं, कोई सियासी बंदा बैठा हुआ है, उसके ऊपर उनके वर्कर्स अटैक कर रहे हैं। कभी ये सुना था आपने पाकिस्तान की सियासत में? हम एक दूसरे के साथ बड़ी सियासी मुखालफीन के साथ बड़ी वफादारी के साथ और बड़े एक उस रिश्ते के साथ MQM में होता रहा है वैसे इस तरह के मामला। नहीं, MQM की वो जो MQM थी वो भी उसको आपको पता है फिर उसका नतीजा क्या निकला, और वो भी MQM से ज्यादा एक माफिया था। माफिया ये काम करता है, पार्टीज तो नहीं करती। तो बातचीत के लिए हमारे दरवाजे आज भी खुले हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाह ये बात की कि जब हमारे बातचीत। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, मुज़ाकरात के लिए तो हमारा तो बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है, मैंने आपको बिल्कुल बता दी है। उनके अंदर कन्फ्यूजन है, वो कभी कहते हैं मुज़ाकरात करने चाहिए, कभी कहते हैं नहीं करना चाहिए। जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात हैं, वो शायद ही किसी जमात में रहे हों। जितनी इनके अंदर धड़ेबंदी है, टूट फूट है, ये अब ज़बान ज़द आम है। मैं कोई ऐसा कोई किसी राज से नहीं पर्दा उठा रहा, ज़बान ज़द आम है।
तो पहले तो उनको अपने अंदर जो है ना एक वो यकसुई पैदा करनी चाहिए कि आपने करना क्या है। और दूसरा, मैं तो बड़ी खुली बात करने का आदी हूँ। कभी कभी इनके लोग होते हैं हमारे साथ, वो कह देते हैं जी कि हुकूमत से हम नहीं बात करेंगे, कोई कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं। अगर आपको शौक है एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ बैठाने का, तो हम उनसे दरखास्त कर देंगे। भाई मुल्क की बात हो रही है ना। मैं तो एक कदम आगे जाके उनसे कहा, मैंने कहा अपना जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्हें भी हाथ जोड़ेंगे, भैया यहीं बैठे, क्यों ना बैठे। अगर पाकिस्तान की बात हो रही है, मसाइल को हल करने की बात हो रही है, मुल्क को आगे लेके जाने की बात हो रही है, आपने मुल्क को अपने 4 साल दौर में भी और अब भी पूरी आपकी कोशिश है कि मुल्क को हम बंद गली में धकेल दें। जवाब है ही नहीं। जवाब देखिए ना, मैंने बताया कि कंफ्यूज लोग हैं ना। फिर दूसरा, उनका एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा सिर्फ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में हेडलाइंस बनाएं। ठीक है जी, हेडलाइंस बनाएं, कोई ना उल्टा काम करके, इदारों को टारगेट करके, इदारों के सरबराहों को टारगेट करके, असेंबली के अंदर जनाब जो वो शोर गोल मचाते हैं, कागज फाड़ने, जहाज उड़ाने, ये कोई काम है करने वाला? लेकिन सर आप लोग भी तो फिर बराबरी का हिस्सा डालते हैं ना। उनकी बहनों को तो मिलने दें सर। बहनों का बात ये है कि बहनों से क्या मसला है? मैं न सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पार्लिमानी उमूर का वजीर हूँ, बल्कि मैं अपनी पार्टी का और गवर्नमेंट का बल्कि चीफ विप भी हूँ जी। हमारी तरफ से कभी भी ना कोई एग्रेशन होती है, ना हमारी ऐसी कोई पॉलिसी है। अगर हमारा कोई मेंबर उठता भी है तो हम उससे बाकायदा रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, हमने उनकी इस बदतमीजी का जवाब किसी सूरत बदतमीजी से नहीं देना, क्योंकि हम वहाँ पे अवान को चलाना उस मुल्क के लिए हम चाहते हैं कि ये चले। मैं ये उनके हक में ये बात कर रहा हूँ कि भाई ये एक ऐसा फोरम है पार्लियामेंट जिसमें आपकी तकरीरें चलती हैं, आप अपनी वीडियोस निकाल के पूरे हल्के को दिखाते हैं, यहाँ आके बात करें। तारिक साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जब हुकूमत से पूछा जा रहा है कि भाई बहनों को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, बहनों से क्या मसला है, तो हुकूमत कह रही हमने किसी को नहीं रोका। उनकी पार्टी के ही शेर अफजल मरवत साहब मेरे प्रोग्राम में बता चुके हैं कि ऐसा भी होता रहा है कि खान साहब लोगों से मना कर देते थे कि इनसे मिलना नहीं है, और उसके बाद हम आकर बाहर जेल इंतजामिया पर डाल देते थे। आप बता सकते हैं सर ये हो क्या रहा है? हुकूमत नहीं मिलने दे रही है या खान साहब मिलना नहीं चाह रहे अपनी बहनों से? 2-3 चीज़ें हैं जो जिस कन्फ्यूजन का मैंने जिक्र किया ना, और ग्रुप बंदी का, ये जो इमरान खान साहब की मुलाकातें हैं, इसके अंदर भी जो आपको ये इशू नज़र आ रहा है ना, ये इसकी एक वजह ये है कि जो लोग उनके लीडर बाहर हैं, वो कभी एक ग्रुप जा रहा होता है कि हम मिल लें, दूसरा ना मिल सके, वो चाहते हैं हम मिल लें, ये ना मिल सकें। अभी इनके 2 जो हैं बड़े सीनियर हैं वकला, बहुत सीनियर, एक अली जफर साहब, दूसरे सलमान अकबर राजा जी। आपको याद होगा अभी चंद दिन पहले दोनों एक दूसरे के खिलाफ मुतजाद बयान दे रहे थे। सलमान साहब कह रहे थे कि नहीं, गौर भी थे उसमें, दरअसल गौर भी थे जी, कि नहीं जी मुझे मिलने था, मैंने लिस्ट कोई और भेजी है, गलत बंदे मिल गए। अली जफर साहब ने कहा भाई मैं मिल के आया हूँ, मैं कौन सा गलत बंदा हूँ और मैं ठीक बात क्या कर रहा था, मंजूर नजर। अच्छा अब एक मिनट, नहीं ये सारे इल्जामात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे आपस में, बहरहाल उनके इल्जामात वो जाने और उनका काम जाने। बहनों का जहाँ तक जिक्र किया ना, देखें मेरे लिए वो बड़ी काबिल एहतराम है, हम सब के लिए बड़ी काबिल एहतराम है। अब वो मुलाकात से ज़्यादा उनकी ख्वाहिश होती है कि वहाँ पे कोई ऐसी तस्वीर या ऐसी वीडियोस उनकी बन जाएं कि जो कि टिकटॉक की जीनत बने, जो सोशल मीडिया की जीनत बने। अब अलीमा खान साहिबा जिस दिन उन्होंने वो फुटपाथ वाली तस्वीर चलवाई, वो सारा एक डिज़ाइन था, वो सारा एक प्रोग्राम था, एक ड्रामा था सारा। अब उनकी वहाँ पे गाड़ी खड़ी है लैंड क्रूजर, बिल्कुल साथ, अगर बैठना चाहती तो वहाँ आराम से गाड़ी में बैठे। 3 कुर्सियाँ पड़ी हैं, 2 बहनें जो हैं वो कुर्सियों में बैठी हैं, तीसरी कुर्सी खाली है, वो वहाँ नहीं बैठी। उन्होंने जनाब फुटपाथ पे बैठना पसंद किया और तस्वीर बनवा के फिर सोशल मीडिया पे चलाई। तो ये सारे जो है ना ड्रामेबाजी हैं, माजरत से मैं बड़ा एहतराम दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ उनके लिए है, लेकिन वो इशू क्रिएट करते हैं। आप इसको मिलने दे दिया जाए तो ये सब इशू। अच्छा अब आखिरी बात मैं आपको बताता हूँ, फैमिली की मुलाकात जो है वो होती है जुमेरात को, वकला की मुलाकात होती है मंगल को। अब उन्हें बार बार ये रिक्वेस्ट की जाती है कि खुदा के लिए आप जुमेरात को आएँ, जो आपका दिन मुकर्रर है। कल गए सर, नहीं मिलने दिया? नहीं, कल की मुझे नहीं इशू पता, लेकिन ये बात मेरे इल्म में है कि वो बार बार फिर मंगल को आते हैं, मंगल को उन्हें कहा जाता है कि आज लीगल टीम ने मिलना है। तो ये इस तरह की मिसमैनेजमेंट्स हैं। बाकी आखिरी बात मैं आपको इस सिलसिले में ये बताऊं कि देखिए जेल जो होती है ना, मियां नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पे कैद रहे हैं, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, शहबाज साहब, मैडम मरियम, हमारे बहुत सारे लीडर। कभी मुस्लिम लीग नून को आपने जेल के सामने कोई तमाशा लगाते देखा है? वर्कर्स को कॉल कर लो, वहाँ पे एहतजाज शुरू कर दो, सीन क्रिएट करो। ये भी एक चीज़ है ना, वो एक सेंसिटिव जगह है, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में कैदी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कईयों की पेशियाँ लगी हुई हैं, प्रिजन वैन्स आती हैं, जाती हैं, मुलाकाती आते हैं, मतलब कुछ 4000 से ज़्यादा तो वहाँ पे कैदी हैं इस वक्त। अभी हमारी इस्लामाबाद की जेल आपको शायद पता ही होगा, अभी तामीर हो रही है, ननकरीब है, वरना हमारे भी सारे इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट के भी सारे कैदी वहाँ पे जो है वो, तो बहुत बड़ी वहाँ पे मूवमेंट होती है। आप उसको चौक कर देते हैं, फिर पुलिस को और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को ज़रा रास्ता भी क्लियर करना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है कि खुदा के लिए ये वो जगह नहीं है कि जहाँ पे आप आके सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दें और बाकी सारी एक्टिविटीज़ को रोकें। एक आखिरी बात याद रखें किरण,
ये जो आईनी हुकूक होते हैं ना, जी। आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सियासी जमातों के होते हैं, वो ये नहीं होते कि मैं अपना आईनी हुकूक इस्तेमाल करूं और आपके आईनी हुकूक को सलब कर दूं। जब वो अपना आईनी हुकूक वहां पे कहते हैं जी अच्छा मिलना हमारा आईनी हक है, दूसरे एहतजाज हमारा आईनी हक है, तो जिन कैदियों के और उनकी मुलाकातियों का मैंने आपको जिक्र किया, उनके भी आईनी हकूक हैं कि उनकी ये सारी मूवमेंट जो है उसमें कोई तातुल ना डाले, तो उनको तो अपना सलब करें ना। ठीक ठीक, हमें ये भी देखना होता है एज गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तारिक फजल ग्राम मेरे साथ मौजूद थे। इंतहाई अहम गुफ्तगू हो रही थी और मुलाकातें क्यों नहीं हो पा रही हैं उसके हवाले से भी बता रहे थे। हुकूमत के पास अपनी एक लॉजिक मौजूद है इस हवाले से, और इस पर मजीद बात करने के लिए शेख वकास अकरम साहब सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। सर, सबसे पहले ज़रा मुझे ये फरमा दीजिएगा, खान साहब से मुलाकात जो है वो एक बड़ा मसला बनी हुई है। कभी लिस्ट का मामला हमारे सामने आ जाता है, कभी किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। आज आप लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए थे इस हवाले से, क्या हुआ वहां पर? देखिए, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से बहुत सी पिटिशंस ऑलरेडी मुख्तलिफ लोगों की तरफ से मुख्तलिफ औकात में हाई कोर्ट्स में, नीचे ATC में, सिविल कोर्ट में वो दाखिल होती रही है। उसके बाद उसके ऊपर जजेस के अहकामात भी है। फिर उसमें जहाँ पे कंटेम्प्ट होती रही है वहाँ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी इन्वोक हुई है और उसके ऊपर भी फैसले मौजूद हैं। लास्ट टाइम तो चीफ जस्टिस की सरबराही में सारी की सारी जो एप्लीकेशन थी वो क्लब की गई, एल कमीशन भी बनाया गया, उसको अडयाला जेल भेजा भी गया, उस पर फिर एक फैसला भी किया गया। उसमें 3 कोऑर्डिनेटर भी मुकर्रर किए गए, जिसमें एक सलमान अकरम राजा गौहर साहब और एक इंतजाम मौजूदा साहब हैं। और उस सिलसिले को मतलब वो सब कुछ डिसाइड होने के बाद वहां पे अडयाला हुकाम ने आके गारंटी दी बाकायदा तौर पे जजेस के सामने कि जी हम बिल्कुल इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे। अब बात ये कहने की है कि ये फैसलों का, अपने फैसलों का अमल दरामद किसने करवाना है? जजेस ने अपनी इज्जत खुद करवानी है, अपने फैसलों पे अमल दरामद करा के। अगर कोई एक जज आज किसी प्रेशर पे अपने फैसले पे अमल दरामद से इनहराफ करेगा या कमजोरी करेगा उसको अमल दरामद करवाने में, तो बेसिकली वो सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरी अदलिया का मजाक उड़ाएगा और पूरी अदलिया को कमजोर करने की के मुतरादिफ होगा। तो इसलिए हमारी तो गुजारिश जजेस से यही है कि आपके फैसले हैं, आपने तहकीक करने के बाद, सारी पार्टियों को सुनने के बाद किए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इंश्योर करें कि जो आदमी आपके अहकामात नहीं मानता उसको नौकरी से फारिग करें। बुलाएं IG जेल खाना जात को बुलाएं, उसको नौकरी से फारिग करें, सुपरिटेंडेंट जेल को बुलाएं, उसको नौकरी से फारिग करें। फिर हम देखते हैं किस सुपरिटेंडेंट या IG की जरूरत होगी कि वो हाई कोर्ट के फैसलों में अमल दरामद न कराए। तो हमारे लिए तो एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सा बन गया। अच्छा वकास साहब, इस वक्त जो मुलाकातें हो रही हैं ना, उनमें भी पार्टी के अंदर ही बड़े सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब साहबजादा हामिद रजा साहब वो नहीं मिल पाते, उनसे बात होती है तो वो कहते हैं उनको इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, यानी वो ये कह रहे हैं कि जो लोग मिल रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ है। फिर इसी तरह के इल्ज़ामात सलमान अकरम राजा साहब पिछली मुलाकातें जो बैरिस्टर गौहर की हुई या अली जफर साहब की, उस पर भी कह चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि किसी को जो आज तक 9 मई से लेके 8 फरवरी और 8 फरवरी से लेके 26 नवंबर के कत्ताल से लेके आज तक हर मुश्किल और फसाइयत में खड़ा रहा है, उसकी मोहब्बत पे इमरान खान से या उसकी लॉयल्टी पे शक करना, ये तो कोई बेहुदा सी बात है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल मैं तो इस बात पे नहीं जाऊँगा। और वैसे भी बड़ी सख्त किस्म की हिदायत है इमरान खान साहब की तरफ से कि ये इस किस्म की जो ब्लेमिंग है और इस किस्म का सिलसिला बंद होना चाहिए। खान साहब ने सख्ती से मना कर दिया नून लीग की क्राइम्स के साथ, और वो चाहते हैं कि खान साहब को उनकी मर्जी के, खान की मर्जी के बंदे न मिलाए जाए। वो अपनी मर्जी के कोई 2 साइड से कोई जो मसला मैं आपको बताता हूँ, काम अगर मुझसे है, मैं खान का वकील हूँ, खान मैं उनकी काउंसिल हूँ, खान का मिलना मुझसे जरूरी है, तो मेरी बजाय किसी एक इररिलेवेंट आदमी को भेज देंगे तो मैं उसको कॉम्प्रोमाइज तो क्या कहूँ, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, वक्त ही बताएगा सबका। मगर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि उस आदमी के जाने का तुक नहीं बनता। जब खान ने मुलाकात मुझसे करनी है, मैंने केस डिस्कस करना है, दूसरे तो ये सिर्फ तंग कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, खजल कर रहे हैं और कुछ नहीं। जो कि एक कैदी के
बुनियादी हकूक के खिलाफ है, खसूसन जब अदालतें उसके ऊपर फैसले नहीं दे चुकी हैं। शेख साहब देखें, आप लोगों का शिकवा है सर कि खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जाती, और ये शिकवा किसी हद तक जायज भी है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि अमेरिका से कुछ डॉक्टर्स आते हैं, उनकी खान साहब से मुलाकात भी हो जाती है, बल्कि एक नहीं 2 बार हो जाती है। फिर वो क्यों मिले थे, और उसके बाद ही फिर खान साहब की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सख्त मौकफ ना देने पर आमादगी का इजहार किया गया ना। आपने किसी वक्त भी ऐसी बात नहीं की कि आपने अपने किसी असूली मौक़िफ़ में नरमी पैदा करनी है। खान साहब ने आज तक ये बात नहीं की। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन इट। इस किस्म की खबरें आज से 2 हफ्ते पहले फैलाने की कोशिश की गई थी, मगर उस पर हमने बड़ा सख्त सा रिबटल दिया था, जो कि बहुत सारे टीवी ने चलाया भी सही, आपके चैनल ने भी शायद चलाया होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है कि वो किस वक्त आके 2 मुलाकातें करके चले गए हैं, मगर अगर करके चले भी गए हैं तो इस्टेब्लिशमेंट ने ही करवाई होगी। देखे ना, जेल मेरे मातहत तो नहीं है, जेल तो मरियम नवाज के मातहत है। वो खुद कहती है कि वो जिस दिन फैसला आया था अलकादर का कि देखें वो तो मेरे पास है, वहां पे पिंडी में सूबाई हुकूमत है, महकमा जेल खाना जात प्रोविंशियल महकमा है, उसका वजीर मरियम नवाज का मातहत है, वो उनके इख्तियार में है। अगर खोद के मिलवाते हैं तो फिर यही मिलवा रहे हैं। मेरे इख्तियार में अगर होता तो सलमान अकबर राजा मिलता, मेरे इख्तियार में होता तो अलीमा खान साहिबा मिलती, मेरे इख्तियार में होता तो हामिद रजा साहब मिलते, या हमारे इख्तियार में होता तो हमारी पार्टी के लिस्ट के मुताबिक लोग मिलते। तो ऑब्वियसली हमारे इख्तियार में तो है नहीं, सो वो जिसको मर्जी मिला सकते हैं, क्योंकि इख्तियार है इस वक्त उनके पास, जाली इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है। लेट देम यू नो। सर, अमरीकी कांग्रेस का एक वफ्द पाकिस्तान आया था, हुकूमत और अपोजिशन क़यादत की मुलाकातें हुई उनसे, फिर पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब और आमिर डोगर साहब उनसे नहीं मिले। बाद में पता चला कि उन्होंने कहा कि हमें दावत नहीं मिली है। हालांकि आप ही की पार्टी के आतिफ खान साहब, फैसल चौधरी साहब, बशमूल फवाद चौधरी साहब तो मिले। फैसल चौधरी का भी मुझे नहीं पता, आतिफ और डॉक्टर अमजद का मैंने सुना है जी, जो कन्फर्म हुआ मुझे, वो डॉक्टर अमजद और MNA है हमारे, और आतिफ खान, इनका सुना। तो मैं जरा इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी कर दूं, लोगों को भी कंफ्यूजन होता है। वो जी मिले नहीं। देखें, इट वाज अ रिसेप्शन होस्टेड बाय द एम्बेसी इन ऑनर ऑफ दोज 3 कांग्रेसमैन, और वो कोई मुलाकात नहीं होती है, वो बाकायदा एक जलसा होता है। हम भी डिप्लोमेटिक रिसेप्शंस पे आते जाते हैं, और वो एक जलसा होता है, और उसमें 100, 125, 150 लोग होते हैं। हर पार्टी के 8-10 लोगों को बुलाया जाता है। उस रिसेप्शन पे जाना या ना जाना ये एक बराबर है। अगर वो चले भी जाते तो जलसे में कोई मानी खेज गुफ्तगू तो नहीं हो सकती थी, या किस हवाले से जो लोग कोई नतीजा अखज करना चाहते थे, वो तो रिसेप्शन पे तो नहीं होता इस तरीके से। वहां तो आप कैजुअल कोई गुफ्तगू हो गई, उन्होंने घूम के मिलना होता है, 100-150 बंदा बुलाया होता है, 2 मिनट किसी के पास खड़े हुए, 2 मिनट किसी के पास, इस तरीके से। तो बिल्कुल गौहर साहब यही कहते हैं, ही क्लेम्स कि जी मुझे बिल्कुल दावतनामा नहीं मिला, अगर मिला होता तो मैं जरूर जाता। सर, कल खान साहब के अकाउंट से एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया, अली अमीन और आजम सवाती अपने तय मुज़ाकरात करना चाहते थे। आज शबली फराज साहब कहते हैं कि बहानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इस पर पार्टी में संजीदा बहस होगी और कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाएगा जिससे सियासी टकराव खत्म हो। किसकी माने सर? नहीं, ऑब्वियसली जहाँ इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है, वहाँ किसी और की स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं है, नंबर 1। मगर शिबली फराज साहब ने खान साहब की बात से कोई रूगर्दानी नहीं की है, और ना उनके खिलाफ बात की है। ये स्टेटमेंट जो कल आपने खान साहब के अकाउंट से पढ़ी है, ये 2 दिन पहले खान साहब के, क्योंकि जो मैसेजेस हैं, हिदायत हैं आजकल, मेरे जिम्मे है कि मैं उनको इशू करता हूँ, उसको एलेबोरेट किया। मैंने तो क्योंकि सिर्फ डायरेक्शंस लिख के नहीं, उसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया खान साहब के डिटेल में जो है वो दिया इमरान खान ऑफिशियल ने। इट वाज सेम मैसेज। अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें उस नुक्ते में ये लिखा है कि खान साहब ने कहा कि मैं हम वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, हमें मुज़ाकरात पे कोई एतराज़ नहीं है, मगर मुज़ाकरात मुल्क के लिए, कौम के लिए, आईन और कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी के लिए हो सकते हैं। बस उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी जात के लिए मुज़ाकरात करने के लिए किसी पर्सन को, किसी शख्स को ऑथराइज नहीं किया। तो शिबली साहब भी जो बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं। हाँ, मुज़ाकरात मुल्क, कौम, कानून और आइन की बालादस्ती के लिए होने चाहिए। खान साहब ने कहा है कि मैंने कभी उस पर दरवाजे बंद नहीं किए, तो उस पर पार्टी संजीदा बहस
चाहिए, और अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दिस इज अबाउट टाइम। शेख साहब, ये अब डिसाइड हो चुका है, ये फैसला हो चुका है पार्टी में कि खान साहब के ट्विटर हैंडल पर एक्सपोस्ट जो भी कुछ होगा वो जी, आपके ये थ्रू मैंने होगा? तो फैसला नहीं किया, क्योंकि कई लोगों को इसके ऊपर बड़ा एतराज और बड़ी तकलीफ है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया बड़ा जो कुछ फेसलेस अकाउंट्स हैं जिन पे किसी को नहीं पता कि ये कहाँ के हैं, किसके हैं, उनकी तरफ से बड़ा रिएक्शन आया इस पे। इट वाज अ डिसीजन टेकन बाय इमरान खान साहब, जी, तो मैं उस फैसले का पाबंद हूँ, एंड आई विल नॉट केयर अबाउट एनीथिंग। जब मेरे कायद का मुझे पैगाम आ जाएगा और उनका फैसला होगा तो फिर मुझे ना किसी की फिक्र है ना किसी की कोई बातों की मुझे कोई टेंशन है। उन्होंने कहा कि आज के बाद ये अनाउंस करेगा, जो भी जाएगा वो ला के मुझे देगा, और मैं वो अल्फाज अमानतन जैसे मुझे दिए जाएंगे, मैं तहरीर लेता हूँ, तहरीर आएगी और मैं वो तहरीर जो है वो इशू कर दूंगा, कंफर्म करने के बाद बाकी पार्टिसिपेंट से के बाद। दैट्स इट। अच्छा, तो ये हो गया फैसला, और ये खान साहब ने किया और आज से 2 मीटिंग्स पहले किया, तो कोई ऐसी इशू नहीं है। वैसे भी अगर मैं वहाँ इस्लाम तो ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो खान साहब ने रीअसाइन कर दिया कि उनका हुक्म है, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल ठीक सर। माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से मैंने बात कर रही है क्योंकि यहाँ पर एक अजीब कंफ्यूजन है ना। हुकूमत जो है वो बिल पेश करना चाहती है, लेकिन पार्टी जिनकी हुकूमत है वो मुखालफत कर रही है। तो अब आगे होगा क्या, इस पर मैंने आपसे बात करनी है। साथ ही मौजूद रहेगा, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, सवाल मैं आपसे छोड़कर गई थी सर, ये माइंस एंड मिनरल्स जो बिल है इस पर बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है पीटीआई के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चाहती है कि बिल पास हो, आपकी पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है, वो होगा क्या फाइनली? अब तो लोग ऐसे ही बैठ के अब सोशल मीडिया पे या टीवी पे अपने नंबर बनाने की कोशिश करें, खा वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, चाहे नई पार्टी या किसी से, तो वो तो नंबर वाली बात है। हमारी पार्टी में तो फैसला हो चुका है। जब खान का एक हुक्म आ गया है, उसके बाद किसी की कोई अहमियत नहीं है, किसी की कोई डिस्कशन की, किसी की कोई बहस की। खान साहब ने कहा कि पहले मुझे अली अमीन आके ब्रीफिंग देगा, चीफ मिनिस्टर केपी, उसके बाद में पॉलिटिकल लीडरशिप जिसमें फुल कैबिनेट, केपी के स्टेक होल्डर्स, एमएनएज, एमपीएस जो भी हैं इसमें, वो सारों से मैं मीटिंग करूंगा। उसके बाद इट इज सब्जेक्ट टू हिज अप्रूवल। अब वो चाहे 10 साल पड़ा रहे, चाहे 5 साल बिल पड़ा रहे, ना सुने, जब तक खान साहब ना सुने बिल नहीं पास होगा। बस इतनी सी बात है। सही, ये क्लियर है कि जब तक खान साहब को ब्रीफ नहीं कर दिया जाता तब तक बिल पास नहीं होगा। अब मुझे जरा शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बताएं। पीटीआई से उनको निकाला, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, लेकिन सर क्या स्पीकर से और इलेक्शन कमीशन से इस हवाले से रुजू किया गया था? क्योंकि एमएनए तो हैं वो अभी तक। नहीं, अभी तक तो नहीं किया गया। इतने ज्यादा क्राइसिस दर क्राइसिस और फिर इतने ज्यादा इवेंट्स ऊपर नीचे हुए हैं, इस किस्म का कोई फैसला नहीं लिया गया जी अभी तक। अच्छा शेख साहब, कुछ आपके हवाले से भी बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते फवाद चौधरी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने आपके हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग दावा किया है। जरा उनका दावा सुने फिर जवाब दीजिएगा इस पर। शेख वकास जैसे लोग जो अभी आपके प्रोग्राम में, मेरा ये ख्याल है कि साल तो हो गया होगा कि आपने उनको देखा ही नहीं है। वो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, आपने उन्हें जिंदा देखा ही नहीं कि वो कैसे हैं, उनकी शक्ल कैसी है, वो क्या है। वो कंधार और अपना इधर पेशावर इधर बॉर्डर में बैठे हुए हैं, अपना वहां पे जूम लिंक बोलते हैं। और अब वो उन्होंने नया काम किया है कि जी इमरान खान की बातें पिंडी में नहीं आएंगी, वो पहले आप अफगानिस्तान भेजेंगे, वहां से मैं बताऊंगा। आई मीन इज इट अ जोक और व्हाट? शेख साहब, कंधार बॉर्डर पर बैठकर बात कर रहे हैं आप? देखिए जी, मैं कंधार में बैठा हूँ, मैं लंदन में बैठा हूँ, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ। काम तो मेरा यही है जो मैं कर रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आपके साथ टॉक शोज, प्रेस रिलीजेस, रिबटल्स, स्ट्रेटजी, जो मीडिया के काम होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी को कंधार इतना याद आ रहा है तो उसके कोई अपने मुहरकात हो सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह किस दिन बैठ के बात करेंगे। ये जो हमारे भाई हैं मौसूफ, जो पिछले कई दिनों से एक ही राह अलाप रहे हैं, इनके अपने इश्यूज हैं। इन्होंने बड़ी कोशिश की, अदालत में गए, खान साहब की कई महीने जाते रहे, क्योंकि को एक्यूज इन अ केस विद हिम। तरला मरला मारा किसी तरीके में पार्टी से वापसी का, तो खान ने नहीं वापस लिया। मैंने कहा भी सही दोस्तों को कि हम पे क्यों नाराज है भाई, खान के पास तुम गए हो, जाते रहे हो, कई महीने जाते रहे हो,
वहाँ गप्पे भी लगाते रहो खान के साथ और गप्पों को बाहर आके अपने ही अल्फाज में कैश भी करने की कोशिश करते रहो। अगर खान ने इस सारे बावजूद तुम्हारी वापसी कबूल नहीं की तो इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? वो खान की पार्टी वो नहीं तेन लेंदा वापस तो वैलिड क्वेश्चन है आपका। अच्छा, मुझे ये भी फरमा दीजिए, आखिर में हुकूमत ने जो पेट्रोल में रिलीफ है वो आवाम को मुंतकिल करने के बजाय उससे बलूचिस्तान हाईवे बनाने का ऐलान किया है। वजीर आजम कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के जख्मों पर मरहम रखेंगे इससे। आप समझते हैं ये सही पॉलिसी है हुकूमत की? नहीं, मेरे ख्याल में जो वजीर आजम है शायद उनके सोचने समझने की सलाहियतें जो है महदूद हो गई है। एक ऐसा सूबा जिसके पास अपना 1100 अरब अनस्पेंट पड़ा हुआ है, 1150 अरब अनस्पेंट, खर्च नहीं हुआ, पड़ा हुआ है। उनका PSDP का हिस्सा देख लें, उनके अपने मामला देख लें, खर्च नहीं कर पा रहे हैं, पैसे लल्ले तल्लों में लगा रहे हैं। उस सूबे में एक सड़क बनाने के लिए आप पूरे पाकिस्तान के का जो हक है, वो जो पैसे हैं वो काट के आप उस सड़क पर फेंक रहे हो, फिर आप चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। दिस इज रॉन्ग। दे हैव द मनी, they have actually extra money. आप उन पैसों को करें। बहुत शुक्रिया आपका। वकास साहब साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज बाकायदा यौम तशक्कुर मनाया। बिलावल साहब ने कल उमरकोट का जो इलेक्शन जीते हैं, सबा तालपुर साहिबा वहाँ पर जीती हैं और उनके मुकाबले में जो आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे थे लालचंद मालही साहब, वो मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि इनकी जानिब से कुछ इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं और इन नताइज को मुस्तरद भी किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका लालचंद साहब। सबसे पहले ये फरमा दें, आपने नताइज को मुस्तरद किया है, धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं, एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने जारी तो कर दिए नताइज। अब आप क्या करेंगे? शुक्रिया किरण। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया है। मगर आपके सवाल से पहले मैं थोड़ा इलेक्शन का जो माहौल रहा है वो थोड़ा डिफाइन करना चाहूँगा। देखिए, ये इलेक्शन जो हो रहा था ये उमरकोट 213 पे था और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिद्धू बचाओ तहरीक का मुश्तरका उम्मीदवार था। जैसे ये इलेक्शन शुरू हुआ तो इनका धांधली का प्रोग्राम था। इन्होंने सबसे पहले मेरे पोलिंग स्टेशंस को तब्दील किया जो बाई इलेक्शन में नॉर्मली नहीं किए जाते। इन्होंने पोस्टल बैलेट्स में बेईमानी की। इन्होंने सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया और मेरे जो अपोनेंट कैंपेनर थे, जो कैंपेन कर रहे थे, वो MPA थे, उनको जो है उन्होंने पुलिस प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया। वो पुलिस के साथ हर गांव में जाकर लोगों को धमका रहे थे कि अगर उनको नहीं जितवाया गया तो वो जो है वो उन पे FIRs करेंगे और उनके साथ ज्यादती करेंगे। ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये सब कुछ होता रहा। फाइनली जब पोलिंग स्टाफ की लिस्ट जारी हुई तो उस पर बहुत बड़ी बेकायदगी। मलिक साहब, आपने सर एक शानदार मुहिम चलाई इलेक्शन से पहले, जो आखिरी जलसा किया था वो भी बड़ा शानदार था और वहां पर आपके साथ सिंध की क़यादत तो मौजूद थी, लेकिन आप समझते हैं कि अगर PTI की मरकजी क़यादत भी आपके साथ मौजूद होती तो नताइज मुख्तलिफ होते? जी बिल्कुल, मैंने एक भरपूर मुहिम चलाई। रमज़ान शरीफ की वजह से मुझे इतना टाइम तो नहीं मिला, लेकिन 10-12 दिन फिर भी मिले ईद के बाद। सो मैंने ज़बरदस्त मुहिम चलाई। मैं डोर टू डोर मैंने वर्क किया, मेरे साथ बहुत सारे साथियों ने मेरे साथ वर्क किया और उसके बाद हमने एक भरपूर किस्म का जलसा किया जिस वो उमरकोट की तारीख का एक तारीखी जलसा था। मेरे मुखालफिन ना कोई जलसा कर सके और ना ही कोई ढंग की कोई एक कार्य मीटिंग भी कर सके। यकीनी तौर पर अब सेंट्रल लीडरशिप की बात आती है तो उसके लिए तो देखिए, जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है उसमें कोई ऐसा शख्स बचा नहीं है जिसपे 50 और 60 के करीब FIRs ना हो। वो अपने अपने शहरों में और वहाँ पे इसलिए फंसे हुए हैं कि उन पे इतने केसेस हैं, तो किसी की जमानत पे जाना पड़ता है तो किसी के पेशी पे जाना पड़ती है। तो ये उनके साथ मसाइल थे और जो इस्लामाबाद में सूरत-हाल रहती है जिस तरह रोजाना। अच्छा मलिक साहब, एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है, नून लीग पर इलेक्शन चोरी का इल्जाम लगाती है। खान साहब इस वक्त जेल में है, उसका बेनिफिशियरी नून लीग को कहते हैं, लेकिन आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपके हक में PMLN का उम्मीदवार दस्तबरदार भी हो जाता है और फिर मिलकर इलेक्शन लड़ा जाता है। तो ये पार्टी क़यादत को मालूम होगा, उनको एतमाद में लेकर ही हुआ होगा ना फैसला। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीपल्स पार्टी की हिमायत की। ये दोनों वो पार्टियां हैं जो सिंध दुश्मन पॉलिसी पर उतरे हुए हैं
और कैनाल की हामी है। सदर जरदारी ने कैनाल्स जो सिंधु दरिया पर बनाने की मंजूरी दी और पीपल्स पार्टी की इस मंजूरी के बाद नवाज लीग ने और खासतौर पर पंजाब हुकूमत ने नहरें बनाने की शुरुआत की। हाँ, मुझे यकीनी तौर पर मीर अमाला टालपुर साहब है यहाँ पर, उन्होंने मेरी हिमायत की थी इन इंडिविजुअल कैपेसिटी में। ना सिर्फ वो, लेकिन पीपल्स पार्टी के भी कई कारकुनान हैं जो पीपल्स पार्टी से अब नफरत करते हैं, वो एक तब्दीली चाहते हैं और अल्टरनेट चाहते हैं, उन्होंने भी मुझे वोट किया। सो लिहाजा मुझे नवाज लीग की मैंने ना मदद मांगी, ना मैं मदद मांगता और ना मुझे उसकी ज़रूरत थी। मैं वैसे ही जो आजकल अवाम में शऊर आ चुका है, अवाम समझ चुके हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी मकबूलियत जो है वो गंवा चुकी है और सिंध दुश्मन फैसले करती है, तो मुझे उनकी जरूरत नहीं लेकिन थी। मलिक साहब, मसला ये ना सर, ये सीट तो हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। 2024 के इलेक्शन में तीसरा नंबर था आपका, दूसरे नंबर पे पीएमएलएन थी, 38,000 वोट उस वक्त आपके थे और तकरीबन जो दूसरे नंबर पे थे उन्होंने 45,000 वोट लिए थे। अगर दोनों के वोट काउंट किए जाते हैं तब भी वही बनते हैं जितने आपने इस बार लिए हैं सर। जी बिल्कुल, यहाँ से पीपल्स पार्टी यकीनन जीतती रही है। उसकी वजह ये है कि जो एंटी पीपल्स पार्टी वोट बैंक है वो मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ था, जो इस वक्त मुद्दत हो चुका है। पीपल्स पार्टी की सारी मुखालिफ पार्टियां जो हैं इस वक्त सेम पेज पे हैं और उनसे जो मुकाबला करने का वो इरादा रखती हैं। मैंने 2024 में 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ा था, मैंने कोई 38 या 38,500 वोट लिया था। इस वक्त मेरा 81,000 से ऊपर का जो वोट है, तो इतनी बड़ी तब्दीली है। मेरा 100% मैंने इम्प्रूव किया है और ये नैरेटिव भी जो है, ये इसका मकसद होगा कि एंटी कैनाल नैरेटिव है वो भी अपनी फील्ड ले रहा है, वो भी पॉपुलर हो रहा है। तो दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने 2024 में 1,90,000 लालचंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम में क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, वक्त की कमी है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी मुद्दत के लिए सदर बनने के बाद दुनिया भर में एक इस वक्त हलचल मची हुई है, चाहे बात सियासी सूरत हाल की हो, माशी हालात की हो या फिर सिक्योरिटी मामलात की हो। यूरोप और मगरबी दुनिया ही नहीं, इस तेज़ी से तब्दील होती दुनिया में चीन, रूस, ईरान, अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान, सब के सब किसी न किसी तौर पर इस तब्दीली का हिस्सा बन रहे हैं। एशियाई और मशरक़ वस्ता ख़ित्ते की बात करते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान को ख़ास और मरकज़ी हैसियत हासिल हो चुकी है। ट्रंप ने कांग्रेस से अपना पहला खिताब किया था तो अमेरिका के 2021 में काबुल से इनखला के मौके पर होने वाले बम धमाके के मास्टरमाइंड दाइश के रहनुमा की गिरफ्तारी में मदद पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया था। साथ ही सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान में रह जाने वाले अमरीकी असलहे के दहशतगर्दों के हाथ में जाने के खदशे का इजहार करते हुए इसकी वापसी की भी बात की। आज इस हवाले से खतरनाक खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि अफगान तालिबान ने अमरीकी फौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए हैं। BBC की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अमरीकी हथियार बेच दिए गए या दहशतगर्द ग्रुप्स को स्मगल कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा अलकायदा से मुंसलिक तंजीमों के पास भी गया है। BBC ने ज़राए के हवाले से ये भी बताया है कि गुज़िश्ता साल दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पाबंदियों की कमेटी के बंद कैमरा इजलास में तालिबान ने इतराफ़ किया था कि उनमें से कम आधे हथियार अब गायब हो चुके हैं। इस अहम और ख़तरनाक तरीन खबर के साथ ये खबर भी आई कि रूस ने तालिबान पर आयद पाबंदी ख़त्म करते हुए उन्हें कालेदम दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने का फ़ैसला किया है। और रूस ने पिछले 20 सालों से तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में रखा हुआ है, लेकिन इस पाबंदी के बावजूद 2021 के बाद से रूस ने तालिबान हुकूमत के साथ ताल्लुकात रखे हुए थे और पिछले साल तालिबान वफ्द सरकारी दौरे पर मॉस्को भी गया था। अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि रूस तालिबान हुकूमत को तस्लीम भी कर लेगा। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान और बाकी दुनिया इसकी पैरवी करेगी। रूस के बाद रुख करते हैं ईरान का। ईरान पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शुरू से ही बड़ी कड़ी नज़र है। अपने दूसरे दौर के इब्तदाई चंद बयानात में ट्रंप ने ईरान को पैगाम दे दिया था कि वो अपने जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करे या फिर हमले के लिए तैयार है। खुशकिस्मती से बात किसी लड़ाई की तरफ जाने के बजाय मुज़ाकरात की टेबल तक आ ही गई और पिछले हफ्ते ओमानी दारुल हुकूमत में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ, जिसमें बातचीत मज़ीद जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। और अब इसी हवाले से खबर आई है कि इस बातचीत का दूसरा दौर हफ्ते को यानी कल रोम में होगा।
ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने तस्दीक की है कि ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात की दूसरी नशस्त हफ्ते को इटली के दारुल हुकूमत में होगी। अभी तो बातचीत शुरू हुई है, इसका नतीजा क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाना यकीनन किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। लेकिन इस बातचीत के दूसरे दौर से पहले ही तेहरान का दौरा करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी तवानाई के इदारे के सरबराह ने खबरदार किया है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने से बहुत दूर है। अब ये खबर इस बातचीत पर क्या असर डालेगी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ज़िद्दी और गैर रिवायती सदर डोनाल्ड ट्रंप ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि ईरान हरगिज़ जौहरी हथियारों का मालिक नहीं बन सकता, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी दो टोक कह चुके हैं कि जौहरी अफजोदगी के हक़ पर किसी किस्म की बात नहीं हो सकती। अब आज ही अमरीकी मीडिया ने यह खबर दी है कि इसराइल मई में ईरान पर हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन सदर ट्रंप ने इसराइली हमले को रोका और तेहरान से बातचीत को तरजीह दी है। इसी खित्ते में नाज़रीन एक और तब्दीली भी आ रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 15 सालों बाद सफारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अमली कदम उठाया गया है। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच और बांग्लादेश की सेक्रेटरी खारजा जासिमुद्दीन के दरमियान ढाका में आज मुलाकात हुई है। इसके अलावा आमना बलोच ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की है। लेकिन इस अहम तरीन मुलाकात के बाद सेक्रेटरी खारजा जासिमुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1971 में अलहदा होने के बाद वाजिबात की मद में $4 अरब से ज़ायद रकम के मुतालबे के साथ साथ 1971 की जंग के मुबैना मजालिम पर बाज़ाब्ता माफ़ी मांगने का मामला भी उठाया है। बांग्ला हुकूमत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का मुतालबा भी किया है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्या ऐसे बयानात बांग्लादेश की मजबूरी है? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए जमील अहमद खान साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें, मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब। सर सबसे पहले ज़रा ये अमेरिका और ईरान वाला जो मामला है इस पर बात कर लेते हैं। जौहरी माहिदों की कामयाबी के कितने चांसेस हैं? ईरान वाज़े तौर पर यूरेनियम अफजोदगी नहीं रोकेंगे, इसके इस्तेमाल पर बात होगी, इसका क्या मतलब है? क्या ईरान जौहरी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी करवाएगा ट्रंप को? ईरान बहुत क्लियर है इस मामले में। वो कहता है कि आपने विड्रॉ किया है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको कि न्यूक्लियर रिकॉर्ड आम जुबान में कहते हैं, यानी कि आपने यूएस ने, ट्रंप ने 1918 में विड्रॉ किया है। जिस कंडीशंस पे हमने वो मुआहदा किया था, आप उस कंडीशंस पे अब आने की अगर चाहें तो हम उस पर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि डिसमेंटल करें, यानी वो कहते हैं कि जब आप इसको डिसमेंटल कर दें बिल्कुल, तो ईरान इस पर आमादा नहीं हो रहा है। ट्रंप कहते हैं, ट्रंप और इजराइल वो कहते हैं कि हम तो इसको अदरवाइज भी उनके 2 बॉम्बिंग जो उनके बॉम्बर्स हैं वो डेगो गार्शिया में पोजीशन हो गए हैं, जो कि 3000 पाउंड के करीब का बम लेके, और बंकर बस्टर वो कहलाता है। तो तैयारियां पूरी हैं। आपने सही कहा कि 2 महीने पहले, मार्च में 1 महीना पहले मार्च में तैयारी थी, लेकिन 2022 में भी पूरी तैयारी थी। दरअसल हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि नेतन्याहू यानी इजराइल वो समझता है कि वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ईरान की न्यूक्लियर का अफजाइश होना, यानी कि न्यूक्लियर पावर ईरान का बनना। और ये बात एक हकीकत है, और इसमें ये लिटरेचर इस पे मौजूद है, दुनिया के तजिया निगार इसको जानते हैं, और ईरान खुद भी मानता है कि उसने अफजोदगी यानी कि इनरिचमेंट 60% कर ली है। और जो इस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, जो टेक्निकली जानते हैं, और थोड़ी सी जो मैंने इस पे स्टडी की है, और मेरा कुछ प्रैक्टिकल तजर्बा भी किसी महकमे में है इस मामले में, तो वो उसके मुताबिक जो 60% इनरिचमेंट हो जाए तो 90% उसके चंद दिनों की बात होती है। तो ईरान उस स्टेज पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ईरान जब चाहे आज एक और जो उसमें साइंटिफिक रिपोर्ट है उसके मुताबिक 12 दिन के अंदर ईरान ये हासिल कर सकता है कैपेबिलिटी, लेकिन कोई बड़ी नहीं है कि उन्होंने पहले जी। तो उस लिहाज से और ईरान के पास मुज़ाकरात का जमील साहब नतीजा क्या निकलेगा सर? नतीजा वो चाहते यही है कि ईरान किसी तरह
राजी हो जाए, इसीलिए उन्होंने ओमान को बीच में डाला है, स्विट्जरलैंड को डाला है बीच में, कतर को बीच में डाला है इस मामले में कि किसी तरीके से ईरान राजी हो जाए। हम उसको जितनी भी सैंक्शन वगैरह वो खत्म करवाना चाहते हैं, हम उसको करने को तैयार हैं, लेकिन वो इसको डिसमेंटल कर ले। और डिसमेंटल करने का मतलब ये है कि ताकि आइंदा कभी भी, और ईरान कहता है कि हमने तो हमारा हक है, हम अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सर हमने कतर का और सऊदी अरब का क्या रोल होगा इसमें, या क्या रोल है? वजीर खारजा ने सऊदी उन्होंने विजिट भी किया, फिर पैगाम भी पहुंचाया वहां पर। जी, कतर ने तो इसमें मीडिएशन की है, खासतौर पे इसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच थी जो कि वो हॉस्टेजेस को जो पिछले दिनों रिलीज हुए हैं इजराइल के लिए, तो उसमें ज्यादा फाल किरदार था। ओमान का किरदार था न्यूक्लियर डील की सैंक्शंस को खत्म कराने में और उसके नेगोशिएशन में, और सऊदी अरब का किरदार इसमें यह था कि वो किसी तरीके से फ्रीज करें इस तमाम मामले को जो गजा में और बाकी जो तपिश बढ़ रही है इस खित्ते में, उसको किसी तरीके से फ्रीज किया जाए। दरअसल जो चीजें इनको ज्यादा प्रॉब्लम दे रही हैं अमेरिका और इजराइल को खास तौर पर, और देखिए इनके तमाम अकाबरीन कह चुके हैं, बहुत सारे अकाबरीन कह चुके हैं अमेरिका के और इजराइल के कि इजराइल इज अमेरिका एंड अमेरिका इज इजराइल, जिसकी वजह से अब उनको पता है कि सर ये वाला मसला तो समझ आ गया जमील साहब। अब मुझे ये फरमाइए सर, रूस ने जो तालिबान का नाम है वो दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया है, अब इससे आम तासुर तो ये मिलता है कि शायद वो तालिबान इक़्तिदार को तस्लीम करने जा रहे हैं। इसके असरात क्या होंगे सर? एक तो ये, और दूसरा क्या फिर बाकी दुनिया भी जो है वो पैरवी कर रही होगी रूस की? जी हाँ, ये रूस देखें, क्योंकि रूस इस वक्त दूसरे एक ब्लॉक में है। रूस इस वक्त वो उसका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है जो कि 9A सेक्शन है उसका, उस 9A सेक्शन के तहत उसको अख्तियार है रूस को कि वो इसको डी रजिस्टर करा ले। हालांकि इसको अगर इंटरप्रिटेशन गहराई में किया जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 1267 या उसके अलावा और भी रेजोल्यूशन हैं सिक्योरिटी काउंसिल के जिसकी ये खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि इसका अख्तियार सिक्योरिटी काउंसिल को है। लेकिन यूनिलैटरली रशिया ने ये किया है, और यूनिलैटरली कोई ये SCO के मेंबर्स और इस ब्लॉक के जो रशिया के ज्यादा साथ हैं, मैं समझता हूं कि चाइना भी आगे चल के ऐसा कर सकता है, उसके रवाबित चल रहे हैं, और क्योंकि वो यूनिलैटरल तौर पर, उसका मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, अफगानिस्तान और अफगान तालिबान की, और इस खित्ते में बाकी ममालिक चांसेस हैं कि उसको तस्लीम करना शुरू कर देंगे यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स की मर्जी और मंशा के खिलाफ। तो एक तो यह है कि पहले एग्जामिन ये करना है कि थोड़ी सी इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन रशिया ने बहरहाल ये कर लिया है, और वो कहता है कि जी हम खित्ते में स्टेबलाइजेशन चाहते हैं, इसलिए हम कर लें। सर एक और बड़ा अहम सवाल, सर बरतानवी मीडिया BBC की तरफ से ये दावा किया गया है कि अफगान तालिबान ने जो अमेरिका का जब इनखला हो रहा था वहाँ से और जो असलहा वहाँ पर छोड़ दिया था, उसमें से 5 लाख जो है या तो वो स्मगल हो गए या वो हथियार जो है वो दहशतगर्दों को बेच दिए हैं। और अफगान अबूरी हुकूमत ने इस बात का इतराफ़ भी किया था सलामती काउंसिल कमेटी के सामने कि लापता हो गए हैं वो सारे। तो सर इससे तो खित्ते में बड़ा खतरा नहीं लाक हो गया जमील साहब? दो बातें हैं कि अफगानिस्तान के पास जो ज़राए हैं अपने माली मामलात को ठीक करने के लिए, एक तो ये है कि उसमें जो वहाँ फसलें हैं डोडी की, यानी कि जिससे कि ड्रग्स वगैरह बनते हैं, हेरोइन वगैरह बनती है, उसकी स्मगलिंग तेज हो गई है, ज़ाहिर है रेवेन्यू जनरेट होता है। दूसरा ये वेपन्स जो थे उससे कुछ न सिर्फ रेवेन्यू जनरेट हुआ है बल्कि इंडिविजुअली लोगों ने पैसे बना लिए हैं, इससे ये बेचे हैं। लेकिन क्या तालिबान की इसमें मर्जी और मनसा शामिल थी? नंबर 1 सवाल। दूसरा ये कि क्या तालिबान के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो इसको कंट्रोल कर सकते थे? जवाब नफी में है कि उनका गवर्नेंस पूरे खित्ते में, क्योंकि अभी भी वो सेगमेंटेड कंट्रोल कर रहे हैं, तो लिहाजा उनकी फुल कंट्रोल नहीं है। जो उनके लोकल कमांडर्स हैं वो उसको बेच भी रहे हैं, और जिसमें खित्ते के ममालिक खासतौर पर पाकिस्तान इससे बिल्कुल बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। और इसी का डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया कि हम ये हथियार वापस लेंगे, और ऐसी सूरत में पाकिस्तान की अहमियत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल ठीक,
बिल्कुल ठीक। जमील साहब, आखिर में सर मुझे ज़रा बांग्लादेश वाले मामले पर भी फरमा दीजिएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 15 साल बाद सिफारती मुज़ाकरात बहाल होते हैं, विच इज़ गुड, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी सिचुएशन होती है कि वहाँ से सेक्रेटरी खारजा मुलाकात में जो मुतालबा करते हैं सामने, यानी उनके मुताबिक 71 के मुबैना मजालिम पर माफ़ी मांगी जाए और $4 अरब तकसीम से पहले के वाजिबात देने का मुतालबा कर रहे हैं। इसकी क्या वजह समझते हैं आप, और क्या इससे जो हालिया पेशरफ्त है उस पर इसके असरात मुरतब होंगे किस तनाजुर में? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो बांग्लादेश में तब्दीली आई है हसीना वाजिद के जाने के बाद, वो पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखने वाले लोगों के लिए आई। अब इस डिमांड पर मैं आ जाता हूँ। जो उन्होंने किया है वो उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक तसलसल है। शुरू से फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने रखा हुआ है कि पाकिस्तान माजरत भी करेगा, जो कि जनरल मुशर्रफ क्या है तो उन्होंने एक इनडायरेक्टली एक माजरत कर ली, उसका मैं तबसरा करता हूँ 1 मिनट में। और दूसरा ये है कि वो चाहते हैं कि इसको फॉर्मल चैनल से अपोलोजाइज करें। उसमें हमारे लिए कबाहतें हैं, ठीक है, उसमें हमीदुर रहमान कमीशन भी है, कुछ जगहों पर हमने हमारी जो लफ्जिशें हैं उसको एडमिट भी किया है। वो कहते हैं कि आप उस जमाने के जो मिलिट्री ऑपरेशन आपने किए उसको आप डॉक्यूमेंट्स को डिक्लासिफाई भी करें। अब डिक्लासिफाई करने में हमारे बड़े उसमें तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि वो ले जाके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या कहीं और ले जाके इसको एक्सप्लॉइट कर किया जा सकता है। कोई और मुल्क उनको दोबारा, इंडिया जैसा मुल्क उनको जाके उनको कहे कि भैया आप ये कर लें तो आगे जाके मामला, तो इसके लिए हल इसका मौजूद है। जर्मनी ने इसका हल निकाला, लेकिन जर्मनी ने 90 बिलियन की कॉम्पनसेशन दिया था हॉलोकास्ट के सिलसिले में इजराइल को, और जो लोग हॉलोकास्ट के सर्वाइवल थे। लेकिन वो एक ऐसा मॉडल नहीं है कि जो पाकिस्तान उस मॉडल को देख सके। लेकिन पाकिस्तान चाहता है, क्योंकि बांग्लादेश के ही वो मर्द मोमिन थे, शेर बंगाल थे, AK फजलुल हक, जिन्होंने के पाकिस्तान के रेजोल्यूशन पेश किया था, और पाकिस्तान जो आगे जाके जो बना उसमें बंगाली भाइयों का बड़ा किरदार है, और उन्होंने जिना डे भी मनाया। तो उन तमाम तनाजुर को देखते हुए हम उनको दूर नहीं रख सकते, हमें इसका हल तलाश करना होगा। जापान ने इसका हल तलाश किया, जो कि खूबसूरत हल है, हमें उसको स्टडी करना। उसने ऑफिशियली स्टेट लेवल पे नहीं माना, लेकिन फिर भी जमील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वक्त बिल्कुल है, बहुत शुक्रिया, बड़ी आप अहम गुफ्तगू कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।